तो कल हम लोगों ने देखा था सिस्टम ऑफ मिरर्स, जो दो मिरर्स किसी एंगल पे रखे हुए थे, तो उसमें हमने देखा था कि सक्सेसिव एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे वेरी करते हैं। उसके अलावा एंगल ऑफ डेविएशन हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कल किया था। आज कंटिन्यू करते हैं उसी को। और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया था, अगर मेरा थीटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आता है, याद है। उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला क्वेश्चन क्या, देखो सिस्टम तो हमको ये दे रखा है, और मतलब ठीक है, इसमें तो सॉल्यूशन भी शायद दिख जाएगा तुम्हें, कोई बात। थ्रू व्हाट एंगल विल द रे बीडी रोटेट एंड इन विच सेंस इफ लोअर मिरर इज रोटेटेड बाय 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लोअर मिरर है मेरा, ये अपर मिरर है, इसको 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, यानी इसको 1 डिग्री यहां से यहां हम लेके चले गए। तो ये इसको 1 डिग्री यहां से रोटेट किया, तो यहां से ये रे पहले ऐसे करके ऐसे जा रही थी ना, ये बीडी रे है मेरी, तो ये भी रोटेट होगी कि नहीं, ठीक है। तो मुझे ये पूछा है कि अगर ये वाले नीचे वाले मिरर को 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट किया, तो ये बीडी जो रे है ये कितना घूमेगी, समझ गए। क्वेश्चन क्लियर है? ये पार्ट ए है क्वेश्चन का। और पार्ट बी क्या है, अगर लोअर मिरर को 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं और ऊपर वाले मिरर को 1 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, तब फिर ये कितना रोटेट होगी। तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करने, अभी खुद से ट्राई करो। तो अभी सॉल्यूशन में पढ़ देता हूँ। तो क्या है इसके अंदर, देखो याद करो, अगर किसी मिरर की नॉर्मल को हम घुमा देते हैं, इंसिडेंट रे वैसे ही रखते हैं, और मिरर की नॉर्मल अगर घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस द रोटेशन ऑफ मिरर के बराबर घूमती है, राइट। तो यहाँ पे अगर OA को मैंने ऐसे घुमा दिया तो इसकी नॉर्मल भी इतना ही घूमेगी, जितना मिरर घूमेगा उतनी मिरर की नॉर्मल भी घूमेगी, है ना। तो अगर मिरर की नॉर्मल मेरी क्या हुई, ये 1 डिग्री ऐसे घूम गया, ठीक है। तो मिरर की नॉर्मल 1 डिग्री घूम गई, इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टेड रे जो है मेरी 2 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। नहीं तो क्या लिखा, ड्यू टू द लोअर मिरर रोटेटिंग 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, AB रोटेट्स बाय 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात की नहीं? सेम सेंस में, जिस सेंस में मिरर घूमेगा उसी सेंस में मेरी रे भी घूमेगी, ठीक है। तो ये मेरी 2 डिग्री ऐसे घूम गई, अगर ये 2 डिग्री ऐसे घूम गई तो इसका मतलब क्या, अभी क्या, ये वाला मिरर तो एज इट इज है, इसकी नॉर्मल तो एज इट इज है, बट इसकी इंसिडेंट रे 2 डिग्री घूम गई है, ठीक है। और इंसिडेंट रे कह सकते हो कि नॉर्मल के और पास आ गई है, इज इट नॉट। तो वहां से रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के पास आएगी, इज इट। तो ये 2 डिग्री, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, हाँ, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे मेरा कैसे घूमेगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा। समझ में आई बात की नहीं? ये ऐसे आया तो वो इस तरह घूम जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये पार्ट क्लियर है। अच्छा, अभी क्या है, अभी दोनों को घुमा दिया मैंने। तो पहले तो मैंने इस वाले मिरर को घुमा दिया 1 डिग्री ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद उसको मैंने क्या किया, उसको क्लॉकवाइज घुमाया, राइट। हाँ, ऊपर वाले को क्लॉकवाइज घुमाया, नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो क्या होगा, तो नीचे वाले मिरर का इफेक्ट तो वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट में वर्कआउट किया, ठीक है। तो क्या, अब एडिशनली अगर मैंने क्या किया, OB को भी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दिया, तो अभी क्या होगा, ये वाली रे जो है और ज्यादा इस तरफ घूम जाएगी, राइट। तो पहले इस तरफ घूमी थी, अभी और ज्यादा इस तरफ घूम जाएगी। और ये 1 डिग्री घूमा है तो फिर वो रे जो है 2 डिग्री और घूम जाएगी। तो पहले ही 2 डिग्री घूम गई थी इस तरफ, ठीक है। अब 2 डिग्री और घूम गई तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 4 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। समझ में आई बात करी? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ क्या, अगर मान लो दोनों को ही मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होता, इसको भी 1 डिग्री घुमाया होता, इसको भी 1 डिग्री घुमाया होता, तो फिर क्या होगा, तो बता सकते हो फिर क्या होगा। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में लोअर मिरर को इस तरफ घुमाया था, ठीक है। तो जिस तरफ घुमाते हो मिरर को उसी सेंस में तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे भी घूमती है, उसकी डबल घूम जाती है। समझ में आई बात की नहीं? तो पिछले केस में क्या था, फर्स्ट मिरर का इफेक्ट 2 डिग्री इस तरफ था और सेकंड मिरर का भी 2 डिग्री का इफेक्ट सेम सेंस में ही था। लेकिन अभी क्या, मिरर को उल्टा घुमाओगे तो उसका 2 डिग्री उल्टा आ जाएगा। एक से 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा तो दूसरे से एंटी क्लॉक, मतलब समझ गए, कैंसिलिंग इफेक्ट हो जाएगा। पहले 2 डिग्री प्लस 2 डिग्री हो रहा था, तो अभी 2 डिग्री माइनस 2 डिग्री होगा। समझ में आया? तो फाइनली क्या लिखा, इन दिस केस एडिशनल रोटेशन वुड हैव बीन 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पिछली केस में क्लॉकवाइज होता, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, नेट एडिशनल रोटेशन क्या हो जाएगा, 2 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो वो 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये जो रे है, मतलब ये रोटेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि एज इट इज ऐसी दिखेगी, इसके पैरेलल हो सकता है इधर कहीं दिखे, ठीक है। वो पैरेलल गई तो भी हम रोटेशन तो 0 ही बोलेंगे, समझ गए। द इंसिडेंस पॉइंट्स विल चेंज बट द एंगल विल बी सेम, ठीक है। जैसे है बीडी रे, जिसके जैसे आ रही उसी के पैरेलल ही आती रहेगी, ठीक है। तो ये समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, टू मिरर्स आर अरेंज्ड एट एन एंगल थीटा एज शोन, फाइंड द टोटल डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे रे आई है, यहाँ पे समझो β1 एंगल है, फिर उसके बाद यहाँ पे किसी β2 एंगल पे चली गई होगी, ठीक है। और उसके बाद टोटल डेविएशन कुछ होगा, तो वो ध्यान से देखना है कि कहाँ क्लॉकवाइज हो रहा है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हमें टोटल डेविएशन रे का निकालना है, ठीक है। तो ट्राई करो खुद से इसको, इसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, सोल्यूशन छुपा देता हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को? दो रिफ्लेक्शंस के बाद मुझे टोटल इसका, समझ लो क्लॉकवाइज कोई पॉजिटिव मान लो, ठीक है।
तो टोटल क्लॉकवाइज डेविएशन मुझे पता लगाना है, टोटल क्लॉकवाइज डेविएशन कितना है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से ट्राई करो। तो सिंपल ही है, देखो वही अपना जो डेविएशन का फॉर्मूला वही लगाना है 2 बार। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बार क्या होगा, ये ऐसे करके ऐसे रे आ रही है, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 2 बीटा 1 ये डेविएशन हुआ, ठीक है। और ये सेंस क्या है, ये जो है सेंस मेरा ये क्लॉकवाइज सेंस है, पहला डेविएशन मेरा क्लॉकवाइज सेंस में हुआ, ठीक है। अब दूसरा देखो ये रे ऐसे जाएगी और उसके बाद ऐसे करके ऐसे कुछ जाएगी, तो ये डेविएशन कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया तुम्हारा, ये 180 डिग्री माइनस 2 बीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज होगा, समझ में आई बात की नहीं। तो पहला डेविएशन क्या लिखा हमने 180 डिग्री माइनस 2 बीटा, और दूसरा माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डेविएशन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन को नेगेटिव मानूंगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन और ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस साइन के साथ, तो क्या आ गया ये 2 बीटा 2 माइनस 2 बीटा 1 आ गया, सिंप्लीफाई करके, ठीक है। और अब बीटा 2 को मैं फिर से क्या डाल सकता हूँ, बीटा 2 को मैं बीटा 1 माइनस थीटा डाल सकता हूँ, तो अब बस इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया मेरे पास, समझ में आई बात की नहीं। तो क्या दिख रहा है, बीटा 1 तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या आ गया डेल्टा माइनस 2 थीटा आ गया, तो बीटा 1 से इंडिपेंडेंट आ गया, समझ में कि नहीं। और यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, इसके बाद इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर है तुम्हारे तो बार बार बीटा कैंसिल होते रहेगा, समझ में आई बात की नहीं? क्योंकि इसके बाद तो फिर से समझो कि यही इंसिडेंट है, इसके बाद 2 रिफ्लेक्शंस और होंगे तो फिर क्या होगा, खाली थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेसिबल होगा, इट विल नॉट डिपेंड। अगर इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं तो जो एंगुलर डेविएशन है वो बीटा से तो इंडिपेंडेंट ही आ रहा है, बात समझ आएगी नहीं। मतलब ये भी है कि जैसे ऐसे 2 मिरर दे दिए, यहाँ पे कोई रे आ रही है ऐसे टकरा के ऐसे निकल रही है, तो कितने एंगल पे निकलेगी उसका इंसिडेंस एंगल से, यानी जो डेविएशन एंगल है उसका इंसिडेंस एंगल से कुछ लेना देना नहीं होगा, एग्जैक्ट एंगल का इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा, बट जितने एंगल से घूमेगी उसका इंसिडेंस एंगल से कुछ लेना देना नहीं होगा, समझ गए, ठीक है। तो माइनस 2 थीटा या क्लॉकवाइज या फिर 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है, ठीक है। क्या लिखा, नोट दैट टोटल डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा 1, इट ओनली डिपेंड्स ऑन थीटा, दिस विल आल्सो बी द केस व्हेन विद इवन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फिर रेस क्या होगी, पूरा यू टर्न बना लेंगे, इज इट। थीटा 90 डिग्री होगा तो फिर ये क्या 180 डिग्री आ जाएगी, यानी जैसे अगर 90 डिग्री पे मिरर दिया तो जैसे भी रे है जैसे मर्जी हो ये खुद यू टर्न लेके चली जाएगी, बस उसी के एंटी पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगले आइडिया पे हम लोग बात करते हैं रिट्रेसिंग ऑफ पाथ। तो कब रिट्रेसिंग होती है, अगर किसी भी मिरर पे नॉर्मल कोई रे पड़ जाए तो जिस पाथ के लॉन्ग आती है उसी पाथ के लॉन्ग वापस चली जाती है, तो ऑब्वियसली उसके पहले प्रायर कई रिफ्लेक्शंस कर रही होगी, तो उन पॉइंट्स पे दोबारा से रिफ्लेक्शन करते हुए जाएगी, समझ गए, पूरा ही पाथ रिट्रेस हो जाएगा रे का, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ एनी रे फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मिरर इट बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल का 90 डिग्री नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, नॉर्मल से एंगल ले जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मेरा मिस है बट आई थिंक इट्स इररिलेवेंट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, इन द स्टोन सिस्टम ऑफ मिरर्स बीटा 1 मेरा 75 डिग्री दे रखा है, ये 75 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ अपॉन थर्ड रिफ्लेक्शन द रे बिगिंस टू रिट्रेस इट्स पाथ। तो जल्दी से करो, हम क्या चाहते हैं, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इसका पाथ जो है रिट्रेस होने लग जाए, समझ गए क्वेश्चन। ये पहला रिफ्लेक्शन है, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन है, और फिर तीसरा रिफ्लेक्शन जो है ऐसे होना चाहिए कि पाथ रिट्रेसमेंट चालू हो जाए। तो जल्दी से निकाल दो थीटा की वैल्यू। तो सिंपल ही है क्वेश्चन, कल हमने देखा था ना कि एपी में घटते जाते हैं एंगल्स, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है कि 0 डिग्री करना है, तो ये बीटा 1 है, तो अगला इंसिडेंस, सॉरी बाय मिस्टेक यूज्ड द, हाँ ये बीटा 1 है, तो इसके बाद बीटा 1 माइनस थीटा होगा, फिर बीटा 1 माइनस 2 थीटा होगा। अगर बीटा 1 माइनस 2 थीटा की वैल्यू मेरी 0 हो गई तो बस, तो फिर रिट्रेसमेंट चालू हो जाएगा, तो वही किया, बीटा 1 माइनस 2 थीटा 0, तो बीटा 1/2 आ गया, थीटा 37.5 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं ध्यान से, सब लोग देख लो क्वेश्चन, फिर मैं हाइड कर दूंगा इसको। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द मिरर्स इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स इमर्जेस पैरेलल टू द अदर मिरर आफ्टर 4 रिफ्लेक्शन। मतलब हम क्या चाहते हैं, यहाँ से जो रे आई है ये इससे टकराए, फिर ऐसे टकराए, फिर ऐसे टकराए, फिर उसके बाद दूसरे इसके खुद के पैरेलल चलेगी, मतलब टोटल 4 रिफ्लेक्शन करने के बाद पैरेलल टू इटसेल्फ होनी चाहिए, समझ गए। पैरेलल मतलब ऑब्वियसली पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल से यहाँ पे, यानी जैसे आई है इसके, सॉरी पैरेलल टू द अदर मिरर, सॉरी ये ऐसे आई है, उसके बाद जैसे 2 मिरर 2 रिफ्लेक्शन के बाद भी जा सकती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं 2 के बाद ना जाए, ऐसे ऐसे करके कुछ करके फिर 4 रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे मिरर के, यानी इसी वाले मिरर के पैरेलल चली जाए, समझ गए क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, टोटल 4 रिफ्लेक्शन के बाद ये हमें चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आई कैसे आई है, ये इस वाले मिरर के पैरेलल आई है और जानी है दूसरे वाले मिरर के पैरेलल। क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ में आ गई सभी को। सो नाउ आई विल हाइड द सॉल्यूशन, ये खुद से सोचो अभी। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, मिरर से इमेज कैसे बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमको क्लियर होनी चाहिए। क्या,
कि रियल ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं और वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी पॉइंट है उससे सच में रेज डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट से रेज अगर सच में डाइवर्ज कर रही है, तो जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज कर रही है जो कि किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ रही है, जो कि एक लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, तो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो हमारा क्या कहलाता है, वो रियल ऑब्जेक्ट है, समझ गए, जिससे रेज डाइवर्ज करते हुए पड़ रही है। अब रियल ऑब्जेक्ट का ये मतलब नहीं कि वहां पर कोई फिजिकल पार्टिकल होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कोई कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस से मान लो इन्फिनिटी से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आके कहीं पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो कन्वर्ज करके किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे फिनिश नहीं हो जाएगा कौन, फिर कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्ज भी करने लग जाएंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंट रेज किसी मिरर पे इंसिडेंट करा सकते हो। तो अब इस मिरर के लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से डाइवर्ज करती हुई रेज जा रही है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, समझ गए कि नहीं। ये मत सोचना रियल ऑब्जेक्ट है तो वहां पे मटेरियल पार्टिकल होना जरूरी नहीं है। एन इमेज कैन आल्सो सर्व एज अ रियल ऑब्जेक्ट, समझ में आई बात की। तो डेफिनेशन क्या है, ऐसा पॉइंट जिससे रेज डाइवर्ज करके किसी ऑप्टिकल डिवाइस को इंटरसेप्ट कर रही है, समझ गए। तो पढ़ देते हैं क्या लिखा। When divergent rays coming from a point are incident on a reflector or a refractor, the point is said to be real object. Note that the point might not be a real material particle. It could also be an intermediate image formed due to the prior processing of rays by some optical devices. ठीक है, और ये तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब मेरी कन्वर्जेंट रेज किसी डिवाइस के ऊपर पड़ रही है, मतलब समझो कन्वर्जेंट पेंसिल थी मेरी और उसको मैंने मिरर से इंटरसेप्ट कर दिया या लेंस से इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब कन्वर्जेंस के पॉइंट तक पहुंचा नहीं, कन्वर्जेंस पॉइंट से पहले ही मैंने उसको इंटरसेप्ट कर दिया, तो जहां पे उनका इंटरसेक्शन होता, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सर्विंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ गए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या डेफिनेशन। कन्वर्जेंट रेज जब किसी ऑप्टिकल डिवाइस से मैंने कन्वर्जेंस पॉइंट के पहले ही इंटरसेप्ट कर दी, तो जहां पे कन्वर्जेंस होती वो मेरा क्या कहलाता है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। क्या लिखा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे सच में डाइवर्जिंग रेज पड़ रही है, यहाँ पे कोई मिरर या लेंस कुछ भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कन्वर्जेंट रेज पड़ रही है, लेकिन कन्वर्जेंस होने से पहले ही हमारे ऑप्टिकल डिवाइस ने इसको इंटरसेप्ट कर दिया, तो ये जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, when convergent rays are incident on an optical device, then the point of convergence of such rays is called the virtual object for the optical device. The rays may not finally actually converge at this point due to being processed by the optical device. तो जरूरी नहीं कि इससे मतलब प्लेन अगर थिन स्लैब है तभी इधर होगी, अदरवाइज इससे प्रोसेसिंग के बाद तो कहीं और ही कन्वर्ज होगी, ठीक है। बस ये ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, due to being processed by the optical. However, if the device were not there, then the convergent rays will actually intersect at this point. अगर डिवाइस नहीं होती तो वहां पे सच में एक रियल इमेज बनाते हैं, वहां पे एक्चुअल में इंटरसेक्शन मिलता है, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, इन केस ऑफ पैरेलल रेज इफ द सोर्स इज द मटेरियल ऑब्जेक्ट सच एज सन और स्टार, वी कॉल इट अ रियल ऑब्जेक्ट। पैरेलल रेज मतलब इंफिनिटी से जैसे आ रही है, सन है या स्टार है, फिर उसको रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अदरवाइज कोई वैसे नहीं है तो उसको चाहे रियल बोलो या वर्चुअल बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी की प्रॉब्लम आएगी ना, डाइवर्जेंट है तो रियल ऑब्जेक्ट है, कन्वर्जेंट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पैरेलल है तो क्या है। तो अगर सन या स्टार से आ रही है मतलब उसका भी मतलब क्या है, एक्चुअल में सन से आ रही है तो हल्की सी डाइवर्जेंट है वो एक्चुअली, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रियल है, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी बोलो, लिटरल पैरेलल रेज को रियल वर्चुअल कुछ भी बोलो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी क्या है हम लोगों का रियल और वर्चुअल इमेज की बात है, ठीक है। तो कब कहते हैं इमेज रियल है और कब कहते हैं वर्चुअल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही है, सोचो ये पॉइंट है, इससे रेज टकरा रही है हमारी, टकरा के फिर डाइवर्जेंट रेज है, तो प्रोसेसिंग के बाद अगर डाइवर्जेंट रेज निकल रही है, उनका जो कन्वर्जेंस पॉइंट होता है उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, समझ गए। कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस से प्रोसेस होने के बाद अगर रेज डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट रेज को पीछे एक्सटेंड करके कहीं तो कन्वर्ज कराओगे, वो जो पॉइंट है वो हमारा वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और अगर प्रोसेसिंग के बाद कन्वर्जेंट रेज आ रही है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरे रियल इमेज है, समझ गया कि नहीं, क्लियर है डेफिनेशन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। रियल इमेज वो होती है जो कन्वर्जेंट रेज से बनती है, वर्चुअल इमेज वो होती है जो डाइवर्जेंट रेज से बनती है। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है जो डाइवर्जेंट रेज से बनता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो होता है जो कन्वर्जेंट रेज से बनता है, ठीक है। तो फटाफट पढ़ता हूँ क्या लिखा। इफ अपॉन बीइंग प्रोसेस्ड बाय द ऑप्टिकल डिवाइस डाइवर्जेंट रेज emerge, then the point from which divergent rays appear to emerge is called the virtual image. Okay, we may not be able to obtain a virtual image on screen. ये virtual image को स्क्रीन पे तो तुम नहीं लेके आ पाओगे, क्योंकि एक्चुअल में तो मिरर के पीछे कुछ भी नहीं है, कोई लाइट तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसको देख जरूर सकते हो, ठीक है, ठीक है। We may not be able to obtain virtual image on screen, however we can see it and photograph it just like we can photograph any real object. इसकी फोटोग्राफ फिर भी ले सकते हो,
क्योंकि यहाँ से सोचो ये जो रेज आ रही हैं, यहाँ पे सच में भी अगर कोई पार्टिकल होता तो ये रेज बिल्कुल वैसी दिख रही है जैसे यहाँ पे सच में कोई पार्टिकल रखा है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा फोटोग्राफिक लेंस है या कुछ भी है, उसके अंदर तो रेज वैसी जा रही है एज इफ यहाँ पे सच में कोई चीज रखी है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे तो नहीं ला सकते, लेकिन वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ जरूर कर सकते हो। जैसे तुम मिरर सेल्फी देखते हो तो वो क्या है, बेसिकली वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफी तो है मिरर सेल्फी, और क्या है, समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो वी कैन फोटोग्राफ इट लाइक एनी रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा, व्हेन कन्वर्जेंट रेज emerge from an optical device then point of convergence of these emergent rays or reflected rays is called the real image। जैसे यहाँ पे देखो कन्वर्जेंट रेज आई, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे सच में इंटरसेक्ट कर गई, तो ये क्या है, ये मेरा रियल इमेज कहलाएगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रियल इमेज बन गई, ठीक है। ओके, a real image can be obtained on a screen suitably placed at the plane of convergence। अब यहाँ पे तुम स्क्रीन रखोगे तो यहाँ पे सच में ये रेस पड़ रही, तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिखेगा जिस भी कलर का, ठीक है। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इमेज कहाँ पे बनती है, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इमर्जेंट या रिफ्लेक्टेड रेज पे इमेज बनती है। तो ये समझ में आई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज वाली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। तो ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या है, सोचो इमेज कैसे बन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लेंस, तुम लोगों ने शायद 9th-10th में देखा होगा लेंस, तो मैंने इसलिए अज्यूम कर लिया, ऑल्दो मैंने पढ़ाया नहीं है लेंस, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए लेंस का। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से ऐसे रे जा रही है, पैरेलल होती है, वो फोकस से निकाल देते हो, ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकाल देते हो, तो यहाँ पे कुछ इमेज बन गई है, ठीक है। अब सोचो मैं ऑब्जेक्ट और इमेज को स्वैप कर दूं, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ लगा दूं, तो दिख रहा है कि इमेज यहीं पे बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल रे फोकस से निकालोगे और ये सीधे निकालोगे, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को अगर इमेज की जगह रख दोगे तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की जगह बन जाएगी, समझ गए कि नहीं? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। तो क्या लिखा, हाँ, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, इफ अ लाइट रे इज रिवर्स्ड और वी इमेजिन अनदर लाइट रे ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन इट कंप्लीटली रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब जैसे ये रे ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो एक रे इमेजिन करो जो इसके जस्ट अगेंस्ट जा रही है, तो वो एक्जैक्टली पूरा ही का पूरा पाथ यही वाला फॉलो करेगी, ठीक है। ये रिवर्सिबिलिटी है, ओके, ठीक है। इट कंप्लीटली रिट्रेसेस इट्स पाथ। दिस एसेंशियली इंप्लाइज दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी स्वैप्ड। ऑब्जेक्ट और इमेज को हम स्वैप कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। एंड इट विल स्टिल लीड टू अ वैलिड रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, इसको इमेज बोल दो, और सारी रेस को रिवर्स कर दो, तो दिस इज स्टिल वैलिड रे डायग्राम, ठीक है, ओके। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द स्वैपिंग ऑफ O and I इन द अबव डायग्राम विद द लेंस अरेंजमेंट। समझ में आ गया होगा, स्वैप करोगे तो रे डायग्राम अभी भी वैलिड है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो देखो कभी भी इमेज बनानी है मुझे, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रेस चाहिए, और इंटरसेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 रेस चाहिए, ठीक है नहीं। तो मिरर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मान लो रियल ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो रे ऐसे मान लो थीटा एंगल पे गई, तो ये थीटा पे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे थीटा पे आई तो ये भी थीटा पे ऐसे निकल जाएगी। अभी क्या करोगे, इनको पीछे प्रोड्यूस कर दो, तो अभी ये देख पाओगे कि ये जो बन रही है सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे वो हमेशा इक्विडिस्टेंट होंगे हमारे मिरर से। ये समझ में आ रहा है ना, ये सिंपल ही है, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए इक्विडिस्टेंट होंगे, ये भी एक्स डिस्टेंस है, ये भी x, पर ये रियल ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जो है ये वर्चुअल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास ऐसे करके ऐसे मेरा रेज आ रहे होते, बेसिकली रिवर्सिबिलिटी है, इस तरह की देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर रेज मेरी ऐसे आ रही होती तो यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता, तो उसका फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे रियल इमेज बन गया, ठीक है। तो क्या लिखा, फॉर लोकेटिंग एन इमेज वी नीड इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज, कंसीडर द रे डायग्राम। हाँ, तो क्या लिखा, इमेज और ऑब्जेक्ट इक्विडिस्टेंट है, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, एक्चुअली आई मेंट ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, सिमिलर नहीं है। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर में तो फिर रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एक साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, वो देख सकते हो ये, ठीक है। तो एक साइड और 2 एंगल्स अगर बराबर है तो फिर तुम्हारा वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे देखो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ कैन अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बी जनरेटेड। तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, जिससे ऐसे करके ऐसे रेस जा रही है, ठीक है। अब ये रेस जा रही है, लेंस से प्रोसेस होकर इसके ऊपर पड़ रही है। अब लेंस से प्रोसेस होकर मिरर पे पड़ रही है, तो अभी क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो इसका मिरर के पीछे आना था, तो इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा है, समझ गए। तो ये जो है लेंस के लिए तो ये रियल इमेज होती, बनने नहीं दी हमने, बट लेंस के लिए ये रियल इमेज है। A real image can serve as a virtual object। ये मत सोचना कोई चीज रियल है तो हर तरह से रियल है। A real image can serve as a virtual object। तो इस लेंस के लिए रियल इमेज है, बट इस मिरर के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फिर क्या होगा, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर ये हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा, कुछ रियल इमेज बन जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है।
हाँ, ये डायग्राम टू द स्केल नहीं है, मतलब ये बराबर कन्वर्जेंस पॉइंट दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो बस इस आर्टिस्टिक डिपिक्शन समझ लो इसको। क्या लिखा? A virtual object can be generated using converging lens, for instance, ये फिगर में समझ में आया ना, ठीक है। फिर क्या लिखा? Pencil of rays from O enters the eye after reflection from the mirror. Only a small portion of mirror near A is involved in this reflection. यहाँ पे ये इस फिगर को मैं रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। तो हमारे को जो इमेज नजर आ रही होती है वो उसके लिए पूरा का पूरा मिरर इन्वॉल्व नहीं होता है, मिरर का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो इन्वॉल्व होता है हमारे को देखने के लिए। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब मिरर तो मेरा पूरा का पूरा पड़ा है, ठीक है। अब इसमें से मेरे को जो आंख में इसकी इमेज जो बन रही है वो सिर्फ मिरर के इतने से पोर्शन से बन रही है, समझ गए? बाकी ये मिरर तोड़ भी दो तो इसकी इमेज मेरे को एज इट इज दिखती रहेगी। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वर अगर कहीं और होगा तो उसको हो सकता है मिरर का कोई और रीजन काम आ रहा हो, ठीक है। तो यही लिखे, पेंसिल ऑफ रेस, पेंसिल मतलब डाइवर्जेंट रेस का बंडल या कन्वर्जेंट रेस के बंडल को अक्सर पेंसिल बोल देते हैं, ठीक है। पेंसिल ऑफ रेस फ्रॉम ओ enters the eye after reflection of the mirror. Only a small portion of the mirror near A, इस पॉइंट के पास में, is involved in this reflection and the light appears to originate from point I. तो ऐसा लग रहा है हमको कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है, हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, behind the mirror and hence we see an image there. तो इसीलिए मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे सच में यहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सच में कुछ होता तो उससे भी ऐसी आती मेरी पेंसिल, और रिफ्लेक्शन के बाद भी बिल्कुल वैसी पेंसिल आ रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि वहां पे सच में कुछ रखा है, ठीक है। बट इट्स एन इमेज, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एरेक्ट एंड लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड। लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? जैसे मिरर है, तो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर तुमने ऑब्जेक्ट रखा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा। यानी पेंसिल मैंने ऐसे रखी है तो इसकी टिप मिरर की तरफ पॉइंट करे तो इसकी इमेज जो है वापस उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट, तो लॉन्गिट्यूडनली इन्वर्टेड इमेज होती है हमारी, समझ गए? तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, समझ गए ना? ये लॉन्गिट्यूडनल इन्वर्जन समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कई लोग लिटरली इन्वर्जन भी बोलते हैं। लिटरल इन्वर्जन इन द सेंस कि अगर तुम उसको इंसान की तरह देखो, इंसान अपनी फोटो देख रहा है तो तुम्हारा जो राइट हैंड है उठाओगे तो वो उसका लेफ्ट हैंड होगा, अगर उधर सच में कोई इंसान है तो इस तरह से कह सकते हो कि लिटरल इन्वर्टेड है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं? प्लेन मिरर से, बाकी पता नहीं इसको लिटरल इन्वर्जन मैं तो नहीं बोलूंगा, मतलब क्योंकि जो राइट साइड में वो उसके तुमको देखने में राइट ही दिख रहा है, ठीक है। लिटरल इन्वर्जन स्फेरिकल मिरर से बोला जाता है जनरली, लेकिन कई लोग बोलते हैं इसका राइट का लेफ्ट हो गया, किसी किताब में मैंने ऐसा देखा। आई डोंट कॉल इट लिटरल इन्वर्जन, ठीक है। बट समझ में आ रही बात की नहीं? वहां पे सच में कोई इंसान होगा तो तुम्हारा राइट हैंड है तो उसका उसके लिए वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, और मिरर जो होता है वो कैसा होता है? कुछ कुछ जैसे समझ लो कि एक विंडो की तरह से ही है। जैसे यहाँ पे सोचो, यहाँ पे कमरा है, कमरे में सच में कुछ चीजें रखी हुई हैं, इन सबकी इमेजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ये मिरर है, ये कैसा है? जैसे इस ऑब्जर्वर के लिए जैसे कि वो विंडो में से देख रहा है इस पूरी चीज को, तो ये एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो गया। और ये क्या है? ये दिस इज विंडो इनटू दैट वर्चुअल वर्ल्ड, ऐसा कह सकते हो। इस विंडो से तुम कोई भी चीज किसी भी तरफ देखोगे तो तुमको ऐसे नजर आएगी जैसे विंडो से किसी भी तरफ देखते हो चीजें, ठीक है। क्या लिखा? Not all the rays reflected from a mirror will enter an observer's eye from every point of view. There, thus portion of image will be visible from point of view depends on the point of view itself. अब जैसे खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो, तो खिड़की से अगर तुम बाहर देख रहे हो तो हर चीज नहीं नजर आएगी तुमको, वो तुम डिपेंड करेगा तुम खिड़की के रिलेटिव कहाँ खड़े हो। तो जैसे यहाँ पे अगर तुम इधर से खड़े होकर देख रहे हो तो मिरर तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ही है, तो मिरर की एक्सट्रीमिटीज को आंखों से अगर तुम जोड़ोगे तो बस ये रीजन है जो तुमको विजिबल होगा, इधर। तो इस ऑब्जर्वर को सिर्फ रूम का इतना रीजन विजिबल होगा, समझ में आई बात की नहीं? इसी तरह से ये वाला जो ऑब्जर्वर है उसको बस वर्चुअल वर्ल्ड का इतना रीजन विजिबल होगा, इसके दाएं बाएं कुछ नहीं नजर आएगा, समझ गए? इसीलिए तुमने देखा होगा ना, जैसे तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने अगर खड़े हो तो तुमको रूम का कुछ पोर्शन नजर आ रहा होता है और कुछ पोर्शन गायब होता है, लेकिन मुंडी को थोड़ा सा हिलाते हो तो फिर कुछ और नई चीजें दिखने लगती हैं, फिर मुंडी हिलाते कुछ और नई चीजें दिखने लगती है ड्रेसिंग टेबल में। क्योंकि वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? तुम्हारी आंखों से जो मिरर की एक्सट्रीमिटीज को जोड़ने वाला जो ट्रेपीजियम बनेगा, या ट्रेपीजियम बेसिकली पिरामिड बनेगा, उस पिरामिड का एक्सटेंशन अगर तुम्हारा रेक्टेंगुलर है तो वो बनेगा पिरामिड बनेगा, नहीं तो फिर कोन बन जाएगा सर्कुलर मिरर होगा, समझ गए? तो वो कोनिकल रीजन के अंदर कोई चीज की इमेज बन रही है तो वही दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। इवन दो मिरर बना सबकी चीज इमेजेस रहा है लेकिन तुम्हें दिखेंगी नहीं सारी, वो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा, समझ गए? ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतनी बात समझ में आई सभी को? इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज की वेलोसिटी कैसे हम लोगों की मतलब प्रोसेस होती है। इमेज अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी में क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है अगर मेरा, तो ये मिरर के अगर पैरेलल चल रहा है तो इमेज भी पैरेलल तो उतना का उतना ही चलेगी, इधर ना ये 2 सेंटीमीटर ऊपर लेगा तो ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, राइट। 1 सेंटीमीटर नीचे गया तो ये भी 1 सेंटीमीटर नीचे। लेकिन अगर मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो जिस तरफ तुम्हारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसके ठीक उल्टी डायरेक्शन में उसकी इमेज मूव करेगी, समझ में आ रही बात नहीं? क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस है, ठीक है।
तो इसलिए क्या है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी और जो पैरेलल वेलोसिटी है वो एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, क्या लिखा, रिकॉल दैट इन प्रीवियस सेक्शन वी सॉ दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द इमेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर मेंटेन करें, thus perpendicular component of image velocity must be negative of that of the object velocity while component parallel to the mirror must be same। तो समझ में आ रहा है ना ये इमेज से, ये फिगर से क्या लिखा, इन केस द मिरर इज आल्सो मूविंग द इमेज वेलोसिटी प्रॉब्लम शुड बी फर्स्ट सॉल्व्ड इन द मिरर फ्रेम एंड देन कन्वर्टेड टू ग्राउंड फ्रेम। तो अगर मान लो मिरर भी तुम्हारा भागा जा रहा है तो क्या करो, मिरर के फ्रेम में चले जाओ। मिरर के फ्रेम में चले जाओगे तो मिरर रेस्ट पे दिख रहा है, मिरर के फ्रेम से सारी चीजें निकाल लो, इमेज वेलोसिटी निकालो और उसके बाद क्या करो, मिरर की वेलोसिटी सुपरपोज कर दो। ठीक है, ये बाकी रिलेटिव मोशन अभी मैंने पढ़ाया नहीं बट शायद थोड़ा बहुत समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ट्रेन कोई चल रही है, ट्रेन के अंदर कोई आदमी दौड़ रहा है तो उसका जमीन से अगर मोशन तुम्हें निकालना है तो ट्रेन के रिलेटिव देख लो कितनी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, उसमें ट्रेन की वेलोसिटी ऐड कर दो तो ग्राउंड फ्रेम से पता चल जाएगा कितनी वेलोसिटी है उसकी। समझ में आई बात की, तो रिलेटिव मोशन का सिंपल सिंपल सही है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आइडिया। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने किसी बुक से कॉपी किया, उस बुक से यहाँ पे एक माइनस साइन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर से ऊपर से ड्रॉप कर दिया हमने। ठीक है, तो 5 मीटर ऊपर से ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मेरा मिरर है, मिरर से जाके टकराने वाला है, ये 37 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड मिरर है और हमें क्या पूछा है कि वेलोसिटी वेक्टर इमेज का निकालना है व्हेन द बॉल इज अबाउट टू हिट। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इमेज व्हेन द बॉल इज जस्ट अबाउट टू हिट द मिरर इंक्लाइंड एट 37 डिग्री, बॉल वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें इतना मालूम होना चाहिए कि अगर h हाइट से किसी चीज को छोड़ते हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, √2gh होती है। ठीक है, तो ये शायद छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो वो बस इतना सा यूज करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर लो, इसको कंप्लीट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, तो इसकी स्पीड तो हो जाएगी √2gh यहाँ पे। ठीक है, अब √2gh के कंपोनेंट्स लेने होंगे तो सोचो वर्टिकल से ये 37 डिग्री है, यहाँ पे एंगल देख लो ये क्या होगा, अगर ये 37 डिग्री एंगल है, वेलोसिटी ऐसे आ रही है तो ये 53 डिग्री होगा, राइट। तो क्या होगा, √2gh का cos 53 तो मेरा हो जाएगा आई कैप में और sin 53 हो जाएगा मेरा माइनस जे कैप में। तो सबसे पहले इंसिडेंट वेलोसिटी को आई कैप जे कैप में मैंने तोड़ लिया। ठीक है, अब क्या है, अब इसका आई कैप कंपोनेंट तो एज इट इज ही रहने वाला है, पैरेलल टू मिरर तो कुछ होगा नहीं, जो जे कैप वाला कंपोनेंट उसको रिवर्स कर दिया। तो ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और इमेज की वेलोसिटी के लिए क्या किया मैंने, खाली जे कैप का साइन रिवर्स कर दिया बस, और उसके बाद फिर कैलकुलेट कर लिया तो क्या आ गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ये मेरी इमेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ध्यान रखना कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर द इंक्लाइन दिया होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कहीं तो इमेज बन रही होगी। अब ये इमेज सब जगह से दिखाई नहीं देगी, थोड़ी देर पहले मैंने से बोला था सब जगह से दिखाई नहीं देगी। ये इमेज के को देखने के लिए ऑब्जर्वर को किसी लिमिटेड रीजन ऑफ स्पेस में ही होना पड़ेगा। तो वो रीजन ऑफ स्पेस जहां से ये इमेज नजर आएगी उसको हम क्या कहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द इमेज। तो अब वो कैसे निकलेगा, तो जैसे ये इमेज बन गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, वो तो इक्वल डिस्टेंस से निकाल लोगे। अब ये जो इमेज बन गई वापस इमेज को मिरर की एक्सट्रीमिटी से जोड़ दो तो ये तुम्हारे पास स्पेस का कोई रीजन आता चला जाएगा। ठीक है, वापस पिरामिड होगा, अगर स्क्वायर मिरर है मेरा तो स्क्वायर, या फिर रेक्टेंगुलर मिरर तो पिरामिड जैसा होगा, नहीं तो फिर कोन होगा। ठीक है, अजीब सा कोन हो सकता है, इलिप्टिकल कोन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मिरर की शेप पे। तो समझ में आ रहा था, ये रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें मेरे को इसकी इमेज नजर आएगी, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, क्या लिखा, when you stand in front of a dressing table at some position you are able to see the image of several objects, however not the image of every object that is being formed in the mirror। हर ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं दिखेगी। However, if you shift your position, you are able to see images of some other objects. For instance, consider the adjacent figure. Here, the image of O is formed in the mirror. ठीक है। However, observer O1 is receiving the reflected light, but O2 is not receiving the reflected light. तो इसको तो नजर आ रही है इसकी इमेज, लेकिन इसके पास कोई रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं आ रही है, तो इसको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, the region where an observer can be present so as to be able to see the image of object is said to be the field of view of the image of the object। समझ गए, उस ऑब्जेक्ट की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू है ये। ओके, फिर इसके बाद कुछ रिमार्क्स दिए मैंने, तो एक एक करके सारे रिमार्क्स पढ़ते हैं। क्या लिखा, फॉर फाइंडिंग द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन इमेज इन अ प्लेन मिरर वी ट्रेस द रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मिरर एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ स्पेस। ये वही बात है, एक्सट्रीमिटीज को जोड़ के वो स्पेस का रीजन निकालना। ठीक है, और क्या लिखा, for human observers to be able to see the image of any object, divergent rays should fall on the eye lens। ये देखो, ये चीज कल भी मैंने थोड़ा सा मेंशन किया था, हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मेरा 25 सेंटीमीटर से पीछे पीछे ही होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंट रेज पड़नी चाहिए मेरी आंख के ऊपर 25 सेंटीमीटर पे भी है तो डाइवर्जेंट रेज ही पड़ रही होंगी। ठीक है,
कन्वर्जेंट रेज अगर पड़ती हैं तो हमारा आई लेंस उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कन्वर्जेंट रेज मान लो आंख में पड़ भी रही हैं तो हम कई ऑथर्स बोलते हैं कि इज नॉट इन द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब ह्यूमन ऑब्जर्वर के लिए तो फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। बाकी तुमने अगर इलेक्ट्रॉनिक कैमरा वैमरा लगा रखा है तो हो सकता है वो उसको प्रोसेस करके फिर भी इमेज बना दे, बट देयर आर सम ऑथर्स हु से दैट दिस शुड नॉट बी काउंटेड एज बीइंग इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अ ह्यूमन ऑब्जर्वर। समझ गए कि नहीं? उससे उससे रेज पड़ भी रही है आंख में, बट just because आंख में रेज पड़ रही है that's not sufficient condition to call it to be in the field of view for a human observer, ठीक है। क्या लिखा? For human observers to be able to see the image of any object, divergent rays should fall on the eye lens. If the convergent rays are incident on the eye after reflection, according to some authors, that point of observation should not be considered to be in the field of view, ठीक है। तो most authors don't mention this, ज्यादातर authors इस बारे में silent है, बोलते हैं बस आंख में रे पड़ रही है तो field of view नहीं। बट ये कोई ऑथर्स दे आर पर्टिकुलर अबाउट दिस कि डाइवर्जेंट रेज नहीं पढ़नी, डाइवर्जेंट रेज ही पढ़नी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा खाली डाइवर्जेंट रेज क्यों बोलो, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर से डाइवर्जेंट रेज पढ़नी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से पास में अगर डाइवर्जेंट रेज में तो भी हमारे लिए वो प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा उसका, ठीक है। ठीक है, नॉट ठीक है, इट इज नॉट इवन सफिशिएंट टू रिसीव डाइवर्जेंट रेज, रादर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस शुड बी एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर अवे, व्हिच इज आल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने, फॉर अ रेक्टेंगुलर मिरर द फील्ड ऑफ व्यू विल लुक लाइक फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड, मतलब फॉर सर्कुलर मिरर इट विल लुक लाइक फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, जैसे यहां से जा रहे हो तो ये फ्रस्टम ऑफ अ पिरामिड बनने वाला है, ठीक है। सर्कुलर होगा तो ऐसे फ्रस्टम ऑफ अ कोन बन जाएगा, ओके। इन फिगर ए द फील्ड ऑफ, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए अगर देखो तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये फील्ड ऑफ व्यू में इसकी इमेज है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, एक्सट्रीमिटी से ऐसे जा रही है रेस, और ये रीजन है जहां पे ये विजिबल होगा, इसके बाहर ये है तो इसको कुछ विजिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इन द फिगर विल बी विजिबल टू ह्यूमन ऑब्जर्वर एट ए because he is in divergent pencil of rays while not properly visible to observer at B। हाँ यही बात थी जो मैंने बोला था ना, जो ऑथर्स कहते हैं कि ये फील्ड ऑफ व्यू में है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर जैसे पॉइंट बी है, पैरेलल रेज आ रही है लेंस से, तो यहाँ पे बी की आंख में भी कुछ रेज तो जा ही रही है, इज इट नॉट? बी की आंखों में रेज पड़ रही है, ठीक है। तो अगर रेज पड़ने से ही हम डिफाइन करते हैं फील्ड ऑफ व्यू, तो हम कहेंगे कि भाई जो ये इसकी इमेज जो बन रही है वो इसके फील्ड ऑफ व्यू, मतलब रेज तो पड़ ही रही है ना इसकी आंख में। लेकिन क्या है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट रेज है इसलिए बी की आंख पे प्रॉपर्ली इमेज नहीं बनेगी, बी के रेटिना पे प्रॉपर इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम तो कई ऑथर्स क्या बोलते हैं, ये जो है बी के लिए फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। क्या लिखा, ठीक है। तो टू ह्यूमन ऑब्जर्वर एट ए, यहाँ पे तो ये इंटरसेक्ट होकर फिर डाइवर्जेंट रेज होगा, ए को प्रॉपर इमेज दिख सकती है, ठीक है। फॉर ह्यूमन ऑब्जर्वर एट ए the image formed by the lens will be visible, okay, because he is in the divergent pencil while not properly to the observer at B, though B will receive rays which will cause an illumination on the retina, उसके प्यूपिल में घुस तो रही है रेस, कुछ illumination तो होगा ही, ठीक है। However, since B is in the convergent portion of the pencil of rays, he can't form a proper image on the retina जो करीब 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द आई लेंस। तो होगा क्या, क्योंकि इसकी आंख फर्दर कन्वर्ज कर दे रही है, ठीक है। तो रेटिना मान लो यहाँ कहीं है तो इसका कन्वर्जेंस पॉइंट इसके पहले ही कहीं हो जाएगा, ठीक है। तो रेटिना पे पहुंचते पहुंचते फिर से वो जनरल इल्यूमिनेशन वहां पे उनको नजर आएगा। तो आई होप ये समझ में आई होगी बात। कभी एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हम लोगों का, एक मिरर है जिसकी लेंथ जो है हमारी क्या है, ये 2D लेंथ का एक मिरर है मेरा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, अ मिरर ऑफ लेंथ 2D इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ रोड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक कोई मिरर है और यहाँ पे कोई रोड जा रही है इसके सामने, ठीक है, ऐसे, ओके। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो d डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ओके। एन ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द इमेज टिल डिस्टेंस 12d, यानी यहाँ पे रोड पे समझो ऐसे चलते जा रहा है कोई आदमी, तो मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस तक उसको विजिबल है, उसको 12d डिस्टेंस तक विजिबल है उसकी इमेज, ठीक है, ओके। While moving along the road, what is the distance x between the road and the mirror? मुझे ये पता लगाना है कि रोड जो है मिरर से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। समझ गए क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ट्राई करो खुद से। हाँ तो सिंपल ही है, यहाँ पे देखो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल IAD, ये IAD ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है, दिख रहा है, ओके। फिर क्या है, इसका मतलब क्या, ऑल्टीट्यूड जो है आई पॉइंट से यहाँ से जो ऑल्टीट्यूड्स हैं इनका रेशियो साइड्स के रेशियो में ही होगा, तो इसलिए क्या लिखा मैंने, ये d अपॉन d प्लस एक्स, तो d अपॉन d प्लस एक्स इज इक्वल टू AD अपॉन BC, तो बस 2d अपॉन 12d, तो बस इसको सॉल्व करके मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 5d, ठीक है। समझ में आया, सिंपल प्रॉब्लम है, ओके।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट होता है सिंगल पॉइंट पे कुछ होता नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग इज एक्चुअली एक्सटेंडेड। तो अभी तक हमने एक पॉइंट के फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी, पॉइंट की इमेज की फील्ड ऑफ व्यू की बात की थी, ठीक है। तो पॉइंट की जगह मान लो मेरे पास, मान लो जैसे पेंसिल है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू अगर इमेज का देखना है, यानी जहां से पूरी की पूरी पेंसिल विजिबल है, समझ गए। तो प्लेन मिरर में इसकी एक्सट्रीमिटीज अगर विजिबल है तो बीच का पूरा ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, ठीक है, विच माइट नॉट बी द केस विद कर्व्ड मिरर्स, बट प्लेन मिरर्स के लिए हम कह सकते हैं कि अगर एक्सट्रीमिटीज विजिबल है मुझे, तो फिर पूरी की पूरी मेरे को विजिबल होगी। और हो सकता है सिस्टम में ऐसा ना हो, बीच का पार्ट मिसिंग हो, इस तरह से जनरेट कर सकते होंगे, बट प्लेन मिरर्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाया मेरे पास, ये जैसे ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, अब देख लेंगे बी का क्या फील्ड ऑफ व्यू है, बी की इमेज का क्या फील्ड ऑफ व्यू है, बी की इमेज का ये फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, समझ गए, बी की एक्सट्रीमिटीज को जोड़ दिया। तो ये समझ में आ रहा है, जो येलो लाइंस दिख रही है, इससे बी की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, ये टर्कोइज कलर की लाइंस दिख रही है, ये ए की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है। और इनका इंटरसेक्शन लेना, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ये जो रीजन है ये कॉमन रीजन आ रहा है दोनों, ठीक है। तो येलो रेस से जो फ्रस्टम बना और जो टर्कोइज रेस से फ्रस्टम बना, इनका इंटरसेक्शन रीजन है, ये हम कहेंगे ये पूरे ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। क्या लिखा, intersection region of field of view of images of all points of an object in a mirror is called the field of view of the image of the object, okay? For locating the field of view of the object we just draw the fields of view of its extreme particles and take their intersection, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ टर्कोइज रेस जो है field of view of point A बता रही है, while yellow lines define the field of view of B and the region common to their field of view will be the able to see the image of the entire object। क्लियर हो गई बात। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हम लोगों की, किसी मिरर का किसी ऑब्जर्वर के लिए क्या फील्ड ऑफ व्यू। पहले तो हमने इमेज के लिए बोला था फील्ड ऑफ व्यू, तो इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू है कि वो इमेज कितने रीजन से नजर आ रही है। अब ऑब्जर्वर के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या, उस ऑब्जर्वर को क्या क्या नजर आ रहा है, समझ गए, दो अलग अलग बात। एक है कि वो इमेज कहाँ कहाँ से नजर आ रही है पर्टिकुलर पॉइंट की, एक है कि ऑब्जर्वर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बैठा है या खड़ा है, उसको स्पेस के कितने रीजन की इमेज रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर फॉर एन ऑब्जर्वर है। क्या लिखा, रीजन ऑफ वर्चुअल स्पेस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन इन अ मिरर दैट इज विजिबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जर्वर इज द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर इन द इमेज स्पेस, समझ गए। तो यहाँ पे जैसे इसके लिए क्या है, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर है, इस वाले के लिए O1 के लिए। ऐसे O2 के लिए क्या है, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ऑब्जर्वर है, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं। If any image is formed in the field of view, it will be visible to the observer. For instance, in the shown figure, image of O is in the field of view of O1. तो ये O ऑब्जेक्ट है, इसकी यहाँ पे इमेज बन रही, इसके फील्ड ऑफ व्यू में है ये, और इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, ठीक है, बट नॉट इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ O2, ओके। फिर क्या लिखा, if the image of I in the mirror is visible for some point of space, then by principle of relativity that point will also be visible to the eye। बस ये अभी एक बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे को पता लगाना है कि मेरे को कोई ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मेरी आंख को देख सकता है तो मेरी आंख उस ऑब्जेक्ट को देख सकती है। सोच के देखो क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मेरी आंख में जा रही है तो मेरी आंख से रिफ्लेक्टेड लाइट उस ऑब्जेक्ट तक भी पहुंच रही होगी। समझ में आई बात की नहीं, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसका यूज करके हम देख सकते हैं, क्या करें, आंख से रेस ले लें और ये एक्सट्रीम रेस जो है इससे एक फ्रस्टम बना लें मिरर का, तो वो जो रीजन ऑफ स्पेस में अगर कुछ भी चीज रखी है तो मुझे दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ओके। क्या लिखा, if the image of eye in the mirror is visible from for some point of space, then by principle of relativity that point will also be visible to the eye। Thus to obtain the field of view mapping in the object space, we can treat eye as the object and find the field of view of that object। आंख को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लो और आंख का फील्ड ऑफ व्यू देख लो, मतलब एज एन ऑब्जेक्ट। समझ गए, क्लियर है, आई बात समझ में। तो अभी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये निकालते हैं कि अपनी पूरी फोटो देखने के लिए, पूरी इमेज देखने के लिए हमको मिरर की कितनी हाइट चाहिए होगी। ये वैसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तुमको पता भी होगा आंसर h/2, बट अभी जस्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से, इसको फटाफट कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर रिक्वायर्ड टू सी वंस कंप्लीट बॉडी इन द मिरर। तो यहाँ पे ये कोई लड़का है, ठीक है, किताब लेके जा रहा है, कोचिंग में पढ़ रहा है, ठीक है। तो बस पैरों से इस, तो क्या करोगे, मिरर इसके पैरों से एक रे ले जाके इसकी आंख में भेज दोगे और इसके सिर से एक रे ले जाके इसकी आंख में भेज दोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा क्या है, अगर मान लो ये आंखों से लेके पैरों का डिस्टेंस L2 है, तो क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये भी डिस्टेंस L/2 है और आंखों से लेके ये डिस्टेंस भी L/2 होगा। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्यों होंगे। इसी तरह से सिर की टॉप से एक रे मिरर से टकरा के इसकी आंख में जा रही है, ठीक है, तो वापस यहाँ पर भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनेंगे और बस। तो फिर इससे क्या आ गया, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा हाफ L1 आ जाएगा। तो हाफ L1 प्लस हाफ L2
समझ में आई बात की नहीं? तो टोटल क्या हो जाएगा, मेरा जो यूज हुआ मेरे लिए वो हाफ L1 प्लस L2 मेरा यूज हुआ। तो यानी बॉय की अगर हाइट L1 प्लस L2 है तो मिरर की हाइट क्या हाफ L1 प्लस L2, तो h/2 हाइट का मेरे को मिरर चाहिए अगर अपने आप को पूरी तरह से देखना है तो। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे वर्टिकल मिरर की बात हो रही है। ऑब्वियसली एंगल पे रखोगे तो कम में भी काम चल जाएगा। इसके पैरों के नीचे ऐसा मिरर दिखा दो लगा दोगे तो ऐसे ही पूरा दिख जाएगा उसको, ठीक है नहीं? समझ में आई बात की नहीं? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? ये यहाँ पे एक बेबी है, ठीक है, और यहाँ पे उसके पापा खड़े हैं, ठीक है, और ये सामने एक मिरर है, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, क्या कंडीशन है हम लोगों की? चाइल्ड एंड हिज फादर आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, फाइंड द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द मिरर सो दैट चाइल्ड कैन कंप्लीटली सी हिमसेल्फ इन द टॉप ऑफ हिज फादर्स हेड इन द मिरर। तो इसको पापा की मुंडी देखनी है और अपने आप को पूरा देखनी है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? ओके, एज्यूम दैट आईज आर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, एकदम ऐसे मानना है कि एकदम सिर के ऊपर इसके आंख है। तो खुद से ट्राई करो इसको, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको, जल्दी से कर लो। तो यहाँ पे रे डायग्राम देख लो, रे डायग्राम से एकदम क्लियर हो जाएगी चीज हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो। तो बॉय के फुट से जो रे है वो उसके आंख में पड़नी चाहिए, ठीक है, और आंख एकदम टॉप पे माना है। तो यहाँ ये टोटल हाइट हमारी h/2 है, तो इसका मतलब क्या, मिरर का ये जो लोअर कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है मेरे को, ये h/4 रिक्वायर्ड है, इज इट नॉट? तो ये तो लोअर कोऑर्डिनेट आ गया मिरर का। अब हाईएस्ट कोऑर्डिनेट जो मिरर का रिक्वायर्ड है वो क्या है? फादर के टॉप से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे इसकी आंख में पड़नी चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये लोअर कोऑर्डिनेट तो आ गया ना मेरे। अब मेरे को मान लेते हैं इसकी आंखों के सामने, अच्छा सामने से तो ये दिख रहा है, और अब ये x डिस्टेंस और है मेरे का, ठीक है, अब मुझे x डिस्टेंस और कैलकुलेट करना है। तो अभी ध्यान से देखना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे हमारे, समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है, x अपॉन ये जो भी डिस्टेंस है तुम लोगों का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, यानी ये तो मेरा क्या है, ये h है, और ये फादर का इमेज 2h पे, तो इधर भी 2h पे होगा, तो h अपॉन 3h के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात के लिए? क्या लिखा? The mirror can be thought of as a window into the image world. For anything to be visible, it must be in the field of view of the observer. ठीक है, जैसा फिगर दिखाई, the vertical coordinates of the lower mirror should be half the height of the boy. ये तो समझ गए, h/4 from the front. अब क्या ट्राइंगल AGP और ADC, तो AGP क्या है, ये वाला ट्राइंगल, और ADC ये सिमिलर है। तो x अपॉन h/2, ये समझ में आया क्या लिखा है, x अपॉन h/2। तो ये मेरा क्या है, देखो ये x है और ये यहाँ से यहाँ तक ये h/2 है, समझ में आया, x अपॉन h/2, क्योंकि एग्जैक्टली आधी हाइट है बॉय के ठीक सामने, यहाँ पे ये हाइट h/2 है, ठीक है। x अपॉन h/2 इज इक्वल टू h अपॉन 3h, क्यों, ये डिस्टेंस h है और ये पूरा डिस्टेंस क्या है, 3h। तो इसका यूज करके मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, h/6, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये h/6 है, लेकिन जमीन से लेके यहाँ तक h/2 और है। तो मिरर का अपर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा h/2 प्लस h/6। तो मिरर का अपर कोऑर्डिनेट जो रिक्वायर्ड है वो क्या आ गया, 2h/3। तो रिक्वायर्ड हाइट आएगा अपर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट, तो वो क्या आ गया मेरा 5h/12, ठीक है। सो ये हम लोगों का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे मिरर से रिलेटेड, जो इनफैक्ट इंक्लाइन मिरर्स के अंदर कैसे इमेजेस बनती, कितनी इमेजेस बनती, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसके बाद में फिर कर्व्ड मिरर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।